करते हुए कहती है, छी छी, शर्मो हया तो जैसे बेची खाई है आजकल की लड़कियों ने। कैसे कैसे कपड़े पहनकर घूमती हैं। अरे इतने छोटे कपड़े तो हमारे जमाने में 5 साल की बच्चियां भी नहीं पहनती थी, जितनी अब 25 साल की पहनती हैं। बुड़बुड़ाते हुए सावित्री घर आती है, जहाँ वो टीवी पर सूर्य ग्रहण की खबर देखती है। क्या आज सूर्य ग्रहण है? ठीक है, तो जब तक ग्रहण है कोई भी खाना नहीं खाएगा। और तू बड़ी बहू, तू खाने में तुलसी के पत्ते डाल दे। सर पर घूंघट ओढ़े रेखा मुंडी हिलाती है। कुछ देर बाद सूर्य ग्रहण लग जाता है। तभी रेखा का पति ऑफिस से थका हारा घर आता है और फ्रिज में से ब्रेड जैम लगाकर खाने लगता है। ये देख सावित्री गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, हे राम, कर दिया ना अपशगुन। भला ग्रहण में कौन खाना खाता है? क्या माँ, अब भूख लग रही है तो कुछ खाओ भी ना क्या? ठीक है तो कह रहा है वो। अब ये सब पुराने विचारों को त्याग भी दो सावित्री। आप तो चुप ही रहिए। और तू बड़ी बहू, यहाँ खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही है? तू इसे रोक नहीं सकती थी? माँ जी वो मैं। अब क्या बकरी की तरह मैं कर रही है? अपना पल्लू ठीक करिए सर से, खिसकना नहीं चाहिए। बहुएं जितनी मर्यादा में रहें उतनी ही अच्छी लगती हैं। अरे हम भी थे, जितना मर्जी काम करते थे, लेकिन मजाल है कि कभी घूंघट सर से सरका हो। 3-3 मटके पानी के कुएं से उठा कर लाना, भैंसों का, खेतों का सब काम देखना। कितना काम होता था हमारे जमाने में। लेकिन एक आजकल की बहुओं को तो आटा गूंथने से लेकर बर्तन धोने तक हर काम के लिए बस एक मशीन चाहिए। और छोटे छोटे कपड़े पहनकर इनसे किट्टी पार्टी करवा लो बस। लेकिन मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मेरे घर में बहुएं हमेशा घूंघट में और साड़ी में ही रहेंगी। इसलिए ध्यान रहे, आगे से ये पल्ला खिसके ना तेरे सर से। जी माँ जी, ध्यान रखूंगी। ये है सावित्री देवी, जिसे मॉडर्न कपड़ों वाली लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। सावित्री के 2 बेटे थे। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू रेखा बिल्कुल अपनी सास के कहे पर चलती थी, लेकिन फिर भी सावित्री उससे कभी खुश नहीं रहती थी। वो उसके किसी न किसी काम में कमी निकाल ही देती थी। एक रोज जब रेखा अपने कमरे में दिन में आराम कर रही थी, तो सावित्री अचानक से उसके कमरे में आती है। तब रेखा करवट बदल रही होती है, जिससे उसकी कमर दिख जाती है। ये देख सावित्री जोर से चिल्लाती है, छी 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 छी, बस इसी बात का डर था मुझे। सारी शर्मो हया बेच खाई है। माँ जी आप, लेकिन हुआ क्या? क्या होना है? करवट लेते वक्त तेरी कमर दिखी कैसे? आज के बाद ऐसा हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा बहू। और इस तरह बंदिशों में रेखा ने अपनी शादी का पूरा 1 साल काट लिया। और उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर उसका देवर राहुल दिल्ली से कानपुर आता। भाभी, मुझे ना आप सबको कुछ बताना था, तो मुझे लगा इससे अच्छा दिन भला क्या ही होगा। वो मेरे ऑफिस में मेरे साथ संध्या काम करती है, अच्छे परिवार से है, अच्छा कमाती भी है, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मतलब लव मैरिज? हाँ माँ, लव मैरिज। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी। तुझे पसंद है लड़की तो फिर हमें भी पसंद है। ये सावित्री का सिद्धांत भी समझ नहीं आता। जो डरता है तो उसे और डराती है, और जो सुनता ही नहीं उसकी बात झट से मान जाती है। चुप करिए जी। अब उस शहरी लड़की के पीछे अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना। कहीं उसके लिए सब छोड़कर ही चला गया तो। इसीलिए तो चुपचाप इस शादी के लिए हाँ कर दी। एक बार घर में आ गई तो फिर रेखा और उसमें कोई फर्क नहीं कर पाएंगे। सावित्री अपने छोटे बेटे की शादी के लिए मान जाती है। वो 1 महीने बाद दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद दिल्ली से कानपुर कार में आते आते भारी भरकम लहंगे में संध्या काफी थक जाती है और वो एक जगह होटल के पास गाड़ी रुकवाती है। ड्राइवर, गाड़ी रोको, मुझसे अब और ये नहीं पहना जा रहा, ये भारी भरकम लहंगा। राहुल तुम यही रुको, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कुछ देर बाद गाड़ी आकर उसके ससुराल रुकती है। फिर पीछे से संध्या स्कर्ट और टॉप पहनकर सर पर शादी का दुपट्टा लिए निकलती है। संध्या को इस रूप में देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। राहुल बेटा, ये सब बेटा 2 जोड़ी में लड़की मांगी थी, इसका मतलब ये नहीं कि ये सचमुच ही 2 जोड़ी में आ जाएगी। वो माँ, दूर का सफर था ना, और इसने लौटते वक्त लहंगे पर ही वोमिट कर दी, इसीलिए जो इसके हाथ में लगा इसने पहन लिया। ये राहुल का बच्चा झूठ क्यों बोल रहा है? चलो संध्या, माँ के पाँव छुओ। हैं? अरे नहीं नहीं, तुम रहने दो। अगर तुम झुकी तो न जाने क्या क्या झुक जाएगा। ओह थैंक्स। वैसे मैं खुद झुकने के मूड में नहीं थी। वो क्या है ना, मैं बहुत थक चुकी हूँ। वैसे माँ जी, हमारा बेडरूम कहाँ है? वो क्या है ना, मैं पहले बाथ शावर लेना चाहती हूँ। और राहुल डार्लिंग, तुम ना प्लीज मुझे बॉडी मसाज दे देना। आज सचमुच मुझे बहुत थकावट है। बताओ ना माँ जी, बेडरूम कहाँ है? संध्या, बस 2 मिनट, माँ गृह प्रवेश कर ले। ओह प्लीज, थोड़ा जल्दी कीजिए ये सब फॉर्मेलिटीज। आई एम रियली सो टायर्ड। सावित्री को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। उसने चुपचाप उनका गृह प्रवेश करवाया और बहू बनकर संध्या अपने ससुराल आ जाती है।
लेकिन संध्या के कपड़े देख सावित्री डर गई। ये नई बहू तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न कपड़े पहनती है। अरे पढ़ी लिखी नौकरी वाली है तो क्या हुआ, सर पर नाचेगी, जो मर्जी रुमाल जितने कपड़े पहनेगी। कहीं कल मुंह दिखाई पर इसने कुछ बेढंगे से कपड़े पहन लिए तो नहीं नहीं नहीं, इसे मुझे ठीक करना ही होगा। ये सोचकर सावित्री संध्या के कमरे में जाती है। अरे नई बहू, दिखा तो कल मुंह दिखाई पर क्या पहनने वाली है। ये वाली साड़ी कैसी है माँ जी? अच्छी है, लेकिन काला रंग, शादी के बाद ये सब रंग ना कुछ अच्छे नहीं लगते। और वैसे भी ये सिर्फ ब्लैक नहीं है, देखो इसके बॉर्डर पर रेड कलर भी है। जो भी हो, लेकिन तू ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। चल अब मुझे अपनी साड़ियां दिखा, मैं बताती हूँ तुझे कौन सी पहननी है। संध्या सावित्री को अपनी सभी साड़ियां दिखाती है, जिसमें से गुलाबी रंग की साड़ी देख सावित्री कहती है, हाँ ये वाली, ये अच्छी रहेगी, इसे ही पहन तू। जी माँ जी। शादी के तुरंत बाद सास का ऐसा बदलता रवैया देख संध्या हैरान थी। सावित्री ने संध्या की साड़ी तो देख ली, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसका ब्लाउज कितना हॉट बना है। शाम को मुंह दिखाई पर संध्या वो गुलाबी साड़ी हॉट ब्लाउज के साथ पहनती है। ये देख सावित्री उसकी साड़ी अच्छे से बांधती है। अरे बहू, ये सर पर पल्ला कर ले, सब मेहमान आएंगे ना तो उनके सामने यूं सर ढके घूमना अच्छा नहीं लगता। संध्या साड़ी पहनकर सर पर घूंघट रखकर बाहर आती है। ये देख मोहल्ले की औरतें बात करती हैं। मान गए सावित्री तुझे, मुझे तो लगा था कि ये मुंह दिखाई पर भी मिनी स्कर्ट पहनकर आएगी, लेकिन तूने तो एक दिन में इसे साड़ी पहनना और घूंघट रखना भी सिखा दिया। अरे मेरा नाम सावित्री है, सावित्री। अच्छा संध्या बहू, चल अब इन सबके पांव छूकर आशीर्वाद लो। सावित्री सबके पांव छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन संध्या ये नहीं जानती थी कि उसकी सास किस खेत की मूली है। एक बार जो उसने साड़ी पहन ली तो फिर वेस्टर्न कपड़ों का नंबर तो कभी आने वाला है ही नहीं। अगले दिन उन सबको मंदिर जाना था, इसलिए रात को ही संध्या अपनी सास से जाकर पूछती है कि कल उसे क्या पहनना चाहिए। तुझे क्या पहनना है क्या नहीं ये सब तो बात की बात है, लेकिन तू इस नाइट ड्रेस में बाहर कैसे आ गई? हमारे घर में ये सब नहीं चलता। लेकिन राहुल ने तो मुझसे कहा था कि मैं जो मर्जी पहन सकती हूँ। अरे उसे क्या पता इन सब के बारे में, रहा भी है वो इस घर में, बचपन से तो पहले पढ़ाई के लिए हॉस्टल में और फिर नौकरी के चक्कर में बाहर। तू उसकी बीवी है पर बहू मेरी है और इस घर में मेरी ही चलती है। संध्या उदास हो जाती है और वो अपने कमरे में चली जाती है। उसे उदास देख उसकी जेठानी भी उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चली जाती है। उदास मत हो संध्या, इस घर का नाम ऐसे ही सावित्री निवास नहीं पड़ा है, यहाँ बस माँ जी की ही चलती है। उनसे पूछे बिना तो मैं खाना तक नहीं बना सकती, तो कपड़े तो दूर की बात है। अब कपड़े चेंज करके साड़ी पहन लो और किचन में आ जाओ। मुझे नहीं लगता अब वो तुम्हें कभी भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने देंगी। ऐसे कैसे नहीं पहन सकती? अब तो बस हफ्ता भर में ये साड़ी पहनूंगी, उसके बाद बिल्कुल नहीं। एक हफ्ते बाद राहुल संध्या के साथ हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सच में संध्या बहुत मजा आएगा, कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है। अच्छा अब तुम पैकिंग कर लो। संध्या अपनी पैकिंग कर लेती है। फिर जब ये बात सावित्री को पता चलती है तो वो संध्या के पास आती है। अच्छा, कश्मीर जाने की तैयारी हो रही है, दिखा तो तूने क्या क्या रखा है वहां पहनने के लिए। वो क्या है ना, ध्यान रखना पड़ता है, कहीं तूने छोटे छोटे कपड़े रख लिए और तुझे सर्दी लग गई तो। वो तो मैं समझ ही गई थी कि बिना मेरे कपड़े चेक किए आप मुझे जाने कहाँ देंगी। संध्या हनीमून के लिए चली जाती है, लेकिन वो वहां जाकर कुछ वेस्टर्न कपड़े खरीद लेती है और अपनी ढेर सारी फोटोज लेती है। लेकिन एक रोज उसकी सास वो फोटोज देख लेती है और वो संध्या पर खूब गुस्सा होती है। लेकिन तभी वहां सावित्री की सास रत्ना आ जाती है, जो काफी बूढ़ी होती है, लेकिन उन्होंने भी टी शर्ट और पैजामा पहना होता है, साथ ही चश्मा भी लगाया होता है। बताओ भला क्या बुराई है इन कपड़ों में? मुझे देखो, मैं क्या इन कपड़ों में बुरी लग रही हूँ क्या? अरे जब मैं गांव में रहकर ऐसे कपड़े पहन सकती हूँ तो फिर मेरे पोते की बहू क्यों नहीं? और तू जानती है आज क्या हुआ? जब मैं रेलवे स्टेशन से लौट रही थी तो साड़ी पहने एक लड़की बाइक पर बैठी थी, उसकी साड़ी बाइक में फंस गई और वो नीचे गिर गई, जिससे उसे थोड़ी चोट आ गई। और वो कोई और नहीं, हमारी बड़ी बहू रेखा है। अभी अस्पताल में भर्ती करवा कर आई हूँ उसे। जमाने के साथ अपनी सोच बदल सावित्री। ये सब बातें सुन सावित्री को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो कभी भी अपनी बहुओं को उनकी मर्जी के कपड़े पहनने से नहीं रोकती। आज फिर इन दोनों बहनों ने इतनी पी ली कि इन्हें चलने तक का भी होश नहीं। गलती मेरी ही है, बिन माँ की बच्चियों को प्यार देने की चाह में इतना सर चढ़ा लिया कि इनके सही बुरे पर ध्यान ही नहीं दे पाया।
और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि ये दोनों पूरी तरह बिगड़ चुकी हैं। अपनी दोनों जवान बेटियों की हरकतों को देखते हुए धनराज सेठ उनके लिए लड़के तलाशने शुरू कर देता है। फिर कुछ दिनों में उनकी शादी अपने बराबर के घराने में कर देता है, जहां उनकी सास राजरानी हाथों में आरती की थाली लिए उनका स्वागत करती है, जिसे देख सुनैना और मलाइका अपने घूंघट को हटाते हुए कहती हैं, ओफो सासू मॉम, अब ये सब तामझाम बंद भी करो। हम ससुराल आई हैं, कोई सरहद पर जंग लड़ने नहीं आई है जो आप ये सब ड्रामे कर रही हैं। ये कहकर दोनों बहनें बिना कलश गिराए ही अपने कमरे में चली जाती हैं। उनका ऐसा व्यवहार देखकर राजरानी और उसके बेटे निखिल और रोहित हैरान रह जाते हैं। अगले दिन वो दोनों सुबह 10 बजे सोकर उठती हैं। फिर राजरानी उनसे कहती है, अरे ये क्या बहुओं, अभी तक तुम दोनों नहाई नहीं। आज तुम दोनों की पहली रसोई है जिसमें तुम्हें मीठा बनाना है। चलो जल्दी से नहा लो। लेकिन सासू मॉम, हमें तो करछी पकड़नी तक नहीं आती, हमें तो सिर्फ मीठा खाना आता है, बनाना नहीं। और वैसे भी घर में नौकर है ना, तो ये उनका काम है। हमने तो आज तक अपने घर के किचन में भी कदम नहीं रखा। बेटा, घर में भले ही हर काम के लिए नौकर है, लेकिन घर का खाना तो घर की लक्ष्मियों को ही बनाना चाहिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी शादी के बाद अपनी पहली रसोई में मीठा बनाना एक रस्म है जो हर बहू निभाती है। ओफो, मायके में हमारा बाप कम था जो अब यहाँ तुम दोनों भी लेक्चर देने लग गए। लिव इट। अरे सुनैना, चलो जल्दी से रेडी होकर बाहर पूल में आ जाओ। आज हम दोनों जी भरकर स्विमिंग करेंगे। कुछ देर बाद दोनों बहनें सब घर वालों और नौकरों के सामने स्विमिंग ड्रेस पहनकर आती हैं और पूल में जाकर नहाने लगती हैं। अपनी बहुओं की ऐसी बेशर्मी देख राजरानी का तो सर शर्म से झुक जाता है। ये दोनों की दोनों तो मेरी नाक कटवा कर रहेंगी। हे भगवान, मेरे घर की इज्जत अब तेरे हाथ में है। राजरानी एक धार्मिक महिला थी, साथ ही वो समाज सेविका भी थी। उसका खुद का एक बड़ा एनजीओ था जिससे शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां जुड़ी हुई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। मलाइका और सुनैना अपने ससुराल के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं समझती थी। वो दोनों तो बस सारा दिन अपने मेकअप, पार्लर, शॉपिंग और पार्टीज में ही बिजी रहती। ये इतने छोटे कपड़े पहनकर तुम रात को कहाँ जा रही हो बहू? सासू मॉम, आज हमारी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, हम दोनों नाइट क्लब जा रही हैं, आने में देर हो जाएगी। चलो सुनैना। फिर दोनों शॉर्ट ड्रेस पहनकर नाइट क्लब चली जाती हैं, जहां वो खूब सिगरेट शराब पीती हैं। फिर आधी रात को कुछ लड़के उन्हें घर ड्रॉप करते हैं। दोनों लड़खड़ाती हुई अंदर आती हैं, जहां उन्हें देखकर राजरानी उनसे कहती है, ये सब क्या है? आज तो तुम दोनों ने हद ही कर दी। अरे बड़े घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता। ओ सासू मॉम, अब अपना भाषण फिर देना मत शुरू कर दो। अरे यार, यही तो हमारे जीने के दिन है। अरे हम अपनी जवानी में एंजॉय नहीं करेंगे तो क्या तुम जैसी बुढ़िया होकर एंजॉय करेंगे? हाँ। तभी निखिल और रोहित वहां आते हैं और उन दोनों को जोरदार थप्पड़ मारते हैं। ये देखकर दोनों बहनों को बहुत गुस्सा आता है और वो भी अपने पतियों के मुंह पर थप्पड़ कस देती हैं। हम आज के जमाने की लड़कियां हैं, मुंह तोड़ जवाब देना बहुत अच्छे से जानती हैं, तो ऐसी गलती फिर मत करना। फिर दोनों अपने कमरों में लड़खड़ाते हुए चली जाती हैं। ऐसे ही समय बीता। फिर एक रोज सुनैना और मलाइका अपने घर में लेटी थी तो उनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रेव पार्टी का इनविटेशन होता है। ओह वाओ, रेव पार्टी! मलाइका, आई एम सो एक्साइटेड यार। मैंने आज तक बस रेव पार्टीज के बारे में सुना था, लेकिन अब तो हम उसे एंजॉय भी करेंगे। ऑफ कोर्स, अगर लाइफ में हर चीज का मजा नहीं लिया तो क्या किया? वी विल डेफिनेटली गो देयर। दोनों बहनें खुश हो जाती हैं और शाम को तैयार होकर अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस से छुपकर उस फार्म हाउस पर हो रही पार्टी में शराब, सिगरेट, ड्रग्स से लेकर सुख की हर चीज शामिल होती है। वो दोनों उस दिन ड्रग्स का सेवन भी करती हैं, जिससे उनका सर पूरी तरह घूम जाता है और वो एक अलग ही दुनिया में होती है। तभी एक लड़का जो कि नशे में होता है मलाइका को गलत तरीके से छूने की कोशिश करता है। तभी कुछ पल के लिए लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो वो लड़का जो मलाइका को छेड़ रहा था वो मरा हुआ जमीन पर पड़ा होता है। कुछ ही देर में उस पार्टी में पुलिस छापा मारती है और सबको अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन राजरानी अपने बेटों के साथ जेल पहुंचती है। सासू मॉम, निखिल, हमने सचमुच किसी का मर्डर नहीं किया, हमें बचा लो सासू मॉम, प्लीज हेल्प अस। हाँ रोहित, हमारा ट्रस्ट करो, हमें फंसाया जा रहा है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम उस पार्टी में गए। आज के बाद हम कोई पार्टी नहीं करेंगे और ये सब काम सच में छोड़ देंगे। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आकाश, यहाँ आ जाओ। और इंस्पेक्टर साहब, आप छोड़ दो इन्हें। जी मैडम। ये लड़का तो जिंदा है। हाँ, ये सब हमारे प्लान था।
तुम दोनों की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए। दरअसल ये सारा प्लान राजरानी और उसके बेटों का था, जो उन्होंने अपनी बहुओं को सबक सिखाने के लिए किया था। उन्होंने ही अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए इस पार्टी का आयोजन किया और ये सब ड्रामा रचा। लेकिन इससे मलाइका और सुनैना को अच्छा सबक मिला और वो दोनों अब बेशर्म से